दोस्तों, संसदीय प्रणाली की ज़बरदस्त समझ रखने वाले आदरणीय मधु लिमये साहब की आज पुण्यतिथि है। एक ऐसे वक्त में जबकि हम जमहूरियत को नहीं जी रहे हैं, बल्कि जिसे हम लोकतंत्र कह रहे हैं वह लोकतंत्र का प्रबंधन है, उस युग में मधु लिमये साहब को याद किए जाने के क्या मायने हैं। लिमये इसलिए भी इतिहास में नहीं बिसराए जाएंगे या फिर वो विशिष्ट स्थान रखेंगे कि जिस वक्त इंदिरा गांधी ने देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया था, उस वक्त इस अलोकतांत्रिक अवैधानिक कदम की मुखालफत करने वाले इस देश में सिर्फ और सिर्फ दो नेता थे, एक मधु लिमये और दूसरे शरद यादव जी। तो मधु लिमये साहब का सिर्फ इतना योगदान नहीं है, बल्कि वो स्वाधीनता संग्राम में 4 साल जेल में रहे। उसके बाद जो गोवा मुक्ति संग्राम है उसमें पुर्तगालियों के अधीन उन्होंने 19 महीने की सज़ा काटी जेल की, और फिर आपातकाल लागू किए जाने के बाद भी वो जेलों में 19 महीने रहे। दोस्तों, वो सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव रहे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के माफ़ कीजिएगा, वो सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के संयुक्त सचिव रहे। संसोपा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन रहे, उसके अध्यक्ष रहे। जब जनता पार्टी का गठन हुआ तब भी वो नाटकीय तरीके से, जबकि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाना था और मोरारजी इसकी घोषणा करने वाले थे, तो उनकी जगह तब यह रोक दिया गया और उनकी जगह पर चंद्रशेखर को जनता पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया गया था। और तब मधु लिमये जी, नानाजी देशमुख, ये कुछ नेता थे जिन्हें महासचिव बनाया गया था। और यह भी हैरत की ही बात है कि जब बड़े बड़े दिग्गज जनता पार्टी की सरकार में शुमार थे तो उस सूची से मधु लिमये जी का नाम गायब था। जब गांधी पीस फाउंडेशन में जयप्रकाश नारायण ने उनसे आग्रह किया कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए, और मोरारजी देसाई भी 3 आला दर्जे के बहसबाज जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिमये और राजनारायण को अपने मंत्रिमंडल में देखना चाहते थे, तब भी जब जेपी ने उनसे पूछा कि क्यों आप कैबिनेट में शामिल नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि भले लोग कांग्रेस से निकलकर समाजवादी खेमे में आ गए हों, लेकिन कारक तत्व तो वही हैं। इस बयान के पीछे गहरे निहितार्थ थे। बहरहाल, मधु लिमये के बारे में एक और वाकया मुझे याद आता है कि जब 1974 में उपचुनाव हो रहा था जबलपुर सीट पर, जबकि आज़ादी के बाद से यानी कि पहले आम चुनाव से लेकर 1974 तक संविधान सभा के सदस्य रहे दिग्गज कांग्रेसी नेता वहां से जीतते आए थे, तो जब वह सीट खाली हुई और 1970 में शरद यादव जी जबलपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए, तब लोगों ने चाहा कि वो वहाँ से चुनाव लड़ें। जयप्रकाश नारायण की एक किस्म से खोज कही जाती है शरद यादव, और पीपल्स कैंडिडेट, जनता प्रत्याशी के रूप में उन्हें पर्चा दाखिल करने के लिए कहा गया। और अमेरिका से लौटे थे उस कांग्रेसी नेता के पोते रवि मोहन, जो शरद यादव जी के सहपाठी भी रहे, और उस वक्त शरद यादव कहा करते थे कि मैं और रवि मोहन साथ साथ पढ़े हैं। रवि मोहन चले गए विदेश पढ़ने और मैं जनता की लड़ाई लड़ते लड़ते चला गया जेल। मैं जेल से बाहर आकर आपके बीच चुनाव लड़ रहा हूँ, और रवि मोहन अमेरिका से आकर। इस बात का खासा प्रभाव पड़ा जब उनके चुनाव प्रचार में सारे बड़े लीडर मधु लिमये, अटल बिहारी वाजपेयी, सब लोग गए थे, और किसी को भरोसा नहीं था कि वो जीत जाएंगे। लेकिन जब वो जीत गए, तब जब वो दिल्ली आए तो उनसे जयप्रकाश नारायण ने कहा कि मधु लिमये की सोहबत में रहना, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। आज जबकि संसदीय बहस का स्तर लगातार गिर रहा है, एक से एक घटिया किस्म की टिप्पणी आती है। 71 साल के आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी प्राइम मिनिस्टर के रिमार्क को एक्सपंज किया गया, यह कहते हुए कि यह असंसदीय भाषा का इस्तेमाल हुआ है। तो इस लड़खड़ाते लोकतंत्र के तौर में मधु लिमये निश्चित रूप से प्रकाश पुंज की भांति हमारे बीच
हमें प्रेरित करते हैं, विचलन से हमें बचाते हैं। और एक वाकया जो है वो ये कि जब चौधरी चरण सिंह और मोरारजी के बीच में तकरार चल रही थी और उसी दौर में दोहरी सदस्यता के नाम पर उसका विरोध करते हुए, जबकि जनसंघ की पृष्ठभूमि से जो लोग आए थे, जनता पार्टी मर्जर हुआ तो जनता पार्टी के भी सदस्य थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी, इस बात को पसंद नहीं किया जा रहा था। और तब मधुलिमये एक किस्म से सूत्रधार थे उस सरकार को गिराए जाने के, और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। लेकिन एक किस्सा है कि किसी एक किस्म से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, जबकि उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर अरुण शौरी ने एक खबर चला दी थी ताऊ देवीलाल के नाम से कि उन्होंने कुछ भद्दी टिप्पणी की है चौधरी चरण सिंह को लेकर, और चरण सिंह ने उनको पार्टी से निकाल दिया था। इसका जिसने भी सैद्धांतिक विरोध किया, मसलन मधुलिमये, जॉर्ज फर्नांडिस, कर्पूरी ठाकुर, बीजू पटनायक, ऐसे कई लोगों को एक साथ एक ही दिन पार्टी से निकाल दिया गया। इस बात को कोई भी लोकतांत्रिक व्यक्ति ठीक नहीं ठहरा रहा था और शरद जी ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो चरण सिंह बोलते भी थे कि मैंने इसको नहीं निकाला, ये क्यों चला गया। बहरहाल कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में लोकदल बना। मधुलिमये लोकदल के भी महासचिव रहे थे उसके पहले, जब ये सब तोड़ फोड़ नहीं हुआ, और जनता पार्टी एस सेकुलर के भी। तो कुल मिलाकर मधुलिमये का जो संसदीय कार्यकाल रहा है वो अपने आप में बेमिसाल रहा है। वो 2 बार बांका से वो सांसद रहे बिहार से, और 2 बार मुंगेर संसदीय क्षेत्र से। एक बार उन्हें तौफीक दियारा में पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया था डीवी यादव जो कांग्रेस के नेता थे, उनके समर्थकों द्वारा, और सहानुभूति लहर में दूसरी बार वो जीत गए, लेकिन तीसरी बार उन्हें डीवी यादव से हारना पड़ा था। तो कुल मिला के 4 बार वो बिहार के 2 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से चुनकर आए थे और एक मुकम्मल संसदीय पारी खेलने के बाद वो लिखने पढ़ने के काम में लग गए। क्या कुछ उन्होंने नहीं लिखा, अंग्रेज़ी में, हिंदी में और मराठी में। उन्होंने एक किताब चरण सिंह पर भी लिखी, चौधरी चरण सिंह, कुछ विशिष्ट रचनाएं जो मैंने आज से 12-13 साल पहले पढ़ी थी, और उसमें वो फ्रेया स्टार्क को उद्धृत करते हैं कि मैनर्स आर लाइक cipher in arithmetic, they may not be much in themselves but they are capable of adding a great deal to everything else। तो इस वक्त जबकि एक से बढ़कर एक तिक्रम किया जा रहा है सियासत के क्षेत्र में, हालांकि जो मंडल कमीशन लागू हुआ था और उसमें यूँ कहें कि क्रीमी लेयर का एक बखेरा खड़ा किया गया, तो कहते हैं कि उसमें मधुलिमये साहब का भी दिमाग काम कर रहा था। और बहरहाल 24 कैरेट तो मिलना मुश्किल होता है, लेकिन उसमें भी कहते हैं कि जो लोग प्रसोपा बैकग्राउंड से थे, जैसे MG गोरे, SM जोशी, मधु दंडवते, ये सब लोग मंडल लगने से बहुत खुश थे। वहीं सोपा बैकग्राउंड के, यानी सोशलिस्ट पार्टी वाले बैकग्राउंड के जो लोग थे, उन्हें कहीं ना कहीं बात का चोट रही थी, या फिर वो प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही रीइंफोर्स कर रहे थे, उसको बनाए रखना चाहते थे, यथास्थिति ना टूटे, यह भी उनकी कोशिश थी। तो बहुत सारे अनसोशल सोशलिस्ट्स भी हुआ ही करते थे हर दौर में, लेकिन कहते हैं कि जैसे शरद जी याद करते हैं कि चौधरी चरण सिंह ने जितनी मोहब्बत उन्हें दी उतनी बहुत कम नेताओं ने, हाँ उनके बाद ज़रूर मधुलिमये साहब का सानिध्य उन्हें प्राप्त रहा। और 43 साल के संसदीय जीवन में शरद यादव जी ने कोई ऐसा देश दुनिया का सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है जिसे उन्होंने संसद में ना उठाया हो। लालू प्रसाद जी को लेकर भी मधुलिमये कहते थे कि बहुत प्रखर और जनता की ज़बान में बात करने वाले नेता हैं। तो उस वक्त के जितने भी सोशलिस्ट लीडर्स थे, आज उनकी याद इसलिए भी आ रही है कि उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी नीलाम नहीं की थी। वो सुदृढ़ मेरुदंड वाले थे, इसलिए आज जबकि 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण दिए जाने की बात हो रही है, जो कहीं ना कहीं असंवैधानिक है, आर्थिक आधार पसमानदगी
का कोई लॉजिक नहीं हो सकता है। तो वैसे में अगर संसद में किसी दो आदमी को सबसे ज़्यादा मिस किया जा रहा है तो एक हैं लालू प्रसाद और दूसरे हैं शरद यादव। एक जनता की ज़बान में ठेठ गवाही अंदाज में लगभग सरकार को नंगा करके रख देते थे और दूसरे दार्शनिक आधार प्रदान करते थे आरक्षण को लेकर। तो इन दोनों ने आरक्षण को एक किस्म से आरक्षण की मूल आत्मा को पहचाना, जाना, परखा, उसको जिया, गुना। कहते हैं कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। आने वाले समय में फिर से मधुलिमये की परंपरा के नेता सदन में हमें दिखाई पड़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि मधुलिमये ने जो विरासत हमारे सामने छोड़ी है उसको संजोने वाला निश्चित रूप से फिर उसी तेवर और कलेवर के साथ सियासतदान हमारे बीच खड़ा होगा और हमारे मुद्दे को उठाएगा। बहुत शुक्रिया।